Fine. Am I audible to all of you? Just confirm whether I'm audible or not. Yes, sir, you are. Okay, fine. So, Good evening, uh, sir. yeah, good evening to all of you, and we will start the class. See, I have changed, the way I will take this class. मैं questions के form में ही करवाऊंगा, right? A little theory and most of the part it will be what questions, right? Okay. Because I thought कि last class was a little boring for you and वैसे भी 9th क्लास का है तो तुम लोगों ने पढ़ ही रखा है एक बार, ठीक है ना? तो जहाँ जहाँ मुझे इंपॉर्टेंट लगेगा वो मैं बता दूंगा. दिस पर्टिकुलर चैप्टर इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, probably one of the most important chapter as far as your exam is concerned, right? Be it stage 1 or stage 2, right? तो करते हैं इसको. We will cover NCERT definitely. We will cover all the aspects of NCERT in the form of questions, right? Mostly. Fine. So this is the chapter number 3, you can say, in the old NCERT, and in the new NCERT, I think it's chapter number 2, right? Constitutional design, right? तो देखो कॉन्स्टिट्यूशनल डिजाइन में पहले क्या है, व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन, राइट? सो वी ऑल नो व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन. नाउ आई वांट टू आस्क वन क्वेश्चंस टू ऑल ऑफ यू, राइट? ठीक है ना? लेट्स फर्स्ट रीड द डेफिनेशन, राइट? देयर आर सर्टेन बेसिक रूल्स लॉ दैट द सिटीजन एंड द गवर्नमेंट हैव टू फॉलो. ऑल सच रूल्स टुगेदर आर कॉल्ड कॉन्स्टिट्यूशन, राइट? ठीक है, सर्टेन बेसिक रूल्स. चलो एक सवाल मैं तुम लोगों से पूछता हूँ, राइट? देयर आर मेनी लॉज, राइट? ठीक है ना, बहुत सारे लॉज हैं. एक तो कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ हो गया. लेट्स सी हु आंसर्स. एक तो तुम्हारा कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ हो गया. ऐसा थोड़ी ना कि इंडिया में एक ही लॉ है. देयर आर अदर लॉज आल्सो, राइट? ठीक है ना, जैसे अगर मैं बोलूं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000, राइट? ये भी एक लॉ है, राइट? ठीक है ना. इफ यू सी राइट टू इंफॉर्मेशन, राइट, आरटीआई, और राइट टू एजुकेशन, राइट, all these are also law, right? If you talk about IPC, right, Indian Penal Code 1860, right, that is also a law. So what is the difference between constitutional law and these laws? There must be a difference, right? What's the difference? क्या बोलते हो, इन दोनों में क्या डिफरेंस है? कॉन्स्टिट्यूशन या कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ बोल दो, और इन लॉज में क्या डिफरेंस है? एनीवन? तो समझ में आएगा कि व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, राइट, फॉर अस. ठीक है. The constitutional law defines that which states has how many powers. ओके. सर ये हो सकता है कि कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ सबको फॉलो करने पड़ते हैं पर आईटी एक्ट जैसे ये सबको नहीं करने पड़ते हैं. नहीं, ऐसा कुछ नहीं है. आईटी एक्ट फॉलो करना पड़ेगा, राइट? डेफिनेटली एवरीबॉडी विल हैव टू फॉलो. एक्ट है. ओके, लॉ बनाता कौन है, राइट? हु फॉर्म्स द लॉ? इधर इट इज सेंट्रल गवर्नमेंट. सर ये वाले लॉ government, right? आईटी एक्ट ये मतलब पर्टिकुलर रीजन में फॉलो होते हैं. ऐसा है? नहीं, पर्टिकुलर रीजन में बिल्कुल नहीं. पहले कह भी सकते थे जब तक आर्टिकल 370 था, सर्टेन लॉज वेयर नॉट एप्लीकेबल इन जेएनके, राइट? ठीक है ना. बट आज की डेट में तो अब आर्टिकल 370 है भी नहीं, राइट? ठीक है ना. लेजिस्लेटिव काउंसिल, हाँ देखो, सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट, राइट? ठीक है ना. सेंट्रल गवर्नमेंट मीन्स व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट, दिस पार्लियामेंट, राइट? और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, राइट? दे मेक द लॉ, राइट? सो बेसिकली व्हाट दे मेक द लॉ. ठीक है. अब ये बताओ मुझे कि ये जो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट की जो अथॉरिटी है, उनको अथॉरिटी एक्चुअली कहां से मिलती है? ठीक है ना. डेफिनेटली दे मेक द लॉ, बट फ्रॉम वेयर दे ओज देयर एग्जिस्टेंस, दे ओज देयर पावर? Constitution. From the constitution, right? Constitution, right? So this is basically the difference, right? The entity which is responsible for the development of these laws owes their existence to what? Basic fundamental laws, which is inside what? Constitution. So this is the basic difference you can say between these laws and the constitutional law, right? So you can say another definition of constitution is what? Constitutional law is the most basic fundamental law on basis of which a nation is governed, right? And these entities which are responsible for making laws, they owe their existence to this constitution, right? So this is the basic difference you should understand. That's it, right? Okay. Now,
देखो थोड़ा बहुत साउथ अफ्रीका के बारे में पढ़ना है तो क्वेश्चंस आ सकता है, राइट? As I said, I will cover all the aspects of NCERT, right? Whatever is written, important points. NCERT becomes extremely important for your stage 2, right? जो मैंने तुम्हें शायद पहली क्लास में बताया था, तो NCERT को आज ही खत्म कर दो, मतलब अभी ही खत्म कर दो, क्योंकि 11th में तुम्हारे पास ऑलरेडी बहुत स्ट्रेस होगा, और अगर तुम प्रिपरेशन कर रहे हो तो दोनों का प्रिपरेशन साथ करो, राइट? ठीक है ना? क्योंकि स्टेज 1 निकालने का कोई मतलब, अगर स्टेज 2 ना हो तो कोई सेंस, ठीक है, इट्स अ ग्रेट अचीवमेंट, आई एम नॉट डिनाइंग दैट, राइट? But ultimately you will not be happy, right? Okay, I hope you all will agree with me on this point at least. So democratic constitution in South Africa, right? तो साउथ अफ्रीका के बारे में थोड़ा देखते हैं. साउथ अफ्रीका अफ्रीका में ही है, सबसे साउथ में, राइट? ठीक है. So that means what? There is a policy of apartheid, right? So that policy is from 1948 to 1989. ठीक है ना? अब उस पॉलिसीज में क्या हो रहा था अपार्थेड में? बेसिकली वहां की जो माइनॉरिटी गवर्नमेंट थी, व्हाइट गवर्नमेंट थी, राइट? ठीक है ना? वो बेसिकली ब्लैक्स पे काफी अत्याचार कर रही थी, राइट? ठीक है ना? सो ब्लैक्स वेयर क्वाइट ऑप्रेस्ड बाय दिस माइनॉरिटी गवर्नमेंट, राइट? ठीक है. और जो माइनॉरिटी गवर्नमेंट में जो पार्टी थी, जो पार्टी रूलिंग पार्टी थी, द नेम ऑफ दैट पार्टी वाज नेशनल पार्टी और नेशनलिस्ट पार्टी. वी विल कम ऑन दैट. सो बेसिकली व्हाट दे वर डूइंग, ऐसा नहीं है कि 1948 से पहले ब्लैक्स का कंडीशन बहुत अच्छा था अफ्रीका में, दैट वाज नॉट लाइक दैट. बट 1948 से ये जो उनका जो ऑपरेशन है वो बहुत ही ज्यादा एक्सटेंसिव लेवल पे चला गया, राइट? ठीक है ना? दैट मींस they could not form association or they cannot protest if something bad happens with them. Okay, they were entry to church where, I mean, church में जो entry थी उनकी, जहां पे white people worship करते थे, उनकी entry ban थी, right? Separate trains, buses, hospitals, public toilets, right? ठीक है ना? उनके लिए separate थे. Work in white area only with permit, right? You cannot enter even in white area without permit, right? So that was the policy of apartheid. So question can come on that, right? First, the duration. So this is given in NCERT, so you must remember 1948 to 1989. Okay, when you will Google, you will find that somewhere you will find 1948 to 1993, right? Okay, but I would recommend you to follow this because this is written in NCERT, and the reason is what, this is more correct, right? Okay, so that means what was happening after that. So 1990 to 1993, there was some negotiation that was taking place, right? In between blacks representative, right? और जो अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस एक पार्टी थी, देखेंगे अभी उसको, और नेशनलिस्ट पार्टी या नेशनल पार्टी के बीच में एक निगोशिएशन चल रहा था, राइट? और 94 में फिर से वहां पे इलेक्शन हुआ, उनका कॉन्स्टिट्यूशन बना, इलेक्शन हुआ, और उस इलेक्शन में अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस जीत के आई और आज तक वही रूल कर रही है. दो वो अलग बात है कि 2004 के बाद उनकी पॉपुलैरिटी काफी डिक्रीज हुई है साउथ अफ्रीका में, बट यू शुड नो द नेम ऑफ दीज टू पार्टीज. क्वेश्चन इस पे आ सकता है, राइट? Second, you should know what is apartheid, उस पे क्वेश्चन आ सकता है, राइट? Third, you should know about Nelson Mandela, right? तो नेल्सन मंडेला के बारे में आपको पता होना चाहिए. So basically what he spent 28 years in jail, right? And he got the Nobel Peace Prize in 1993, right? So the negotiation was taking place in between 90 to 93, right? Okay. Now the fourth one, negotiations के बाद elections हुए 1994 में. South Africa held first ever free election, right? And the people elected Mandela as the first non-white democratically elected president, right? So question number 1, what was apartheid? Let's see who answers. Batao. Trade union in South Africa. Racial segregation. Racial segregation. Very simple question, right? Simple ही questions आते हैं, ठीक है ना? इसमें कुछ rocket science नहीं है, right? ठीक है. Next, what was the name of Nelson Mandela's political party which came in power in 1994 and which is still in power, right? African National Congress. Yes, African National Congress, right? So this is the name of the party and this is still in power, right? This is still in power, right? Okay, though post 2004 their popularity has what? Decreased. Okay, ठीक है. चलिए, next. अपार्थेड का डेफिनेशन एक बार देख लेना, राइट? अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस वाज द अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन. दिस इज द सिंपल, द वर्ड टेकन फ्रॉम द एनसीईआरटी. क्वेश्चन कहां यहां से बन सकता है? एक क्वेश्चन बन सकता है कि एएनसी में जो मेंबर्स थे क्या उसमें व्हाइट्स थे? यस, उसमें व्हाइट्स थे, राइट? ठीक है ना? तो ये तुम्हें ध्यान रखना है कि मेनी सेंसिटिव व्हाइट्स आल्सो ज्वाइंड एएनसी. ठीक है? सो एएनसी में, अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस में व्हाइट्स भी थे, ब्लैक्स भी थे, इंडियंस भी थे, राइट? ठीक है ना? कलर्ड कम्युनिटी भी थी. वी विल टॉक अबाउट दैट, राइट? ओके, सो दीज 2 पॉइंट्स जस्ट एक बार देख लेना, ऑलरेडी मैंने एक्सप्लेन कर दिया है. ओके, नाउ which of the following was not one of the 4 race based groups under the system of apartheid? Coloreds, whites, Indians, Americans.
बताइए। Sir, Indian. इंडियंस तो था ही बच्चा रे, Sir, इंडियंस American. तो थे। हाँ अच्छा चलो, कम से कम व्हाइट्स तो नहीं बोलोगे राइट, और इंडियंस थे, इंडियन कम्युनिटी वहां पे थी राइट, Sir, इंडियंस American. वेयर देयर राइट। Sir, Americans. आंसर यस यस, आंसर इज अमेरिकन। अब ये क्वेश्चन कहां से आ सकता है राइट, ठीक है ना। सो इफ यू विल सी द एनसीईआरटी देयर यू विल सी दिस पर्टिकुलर, एक यहाँ पे इमेज है राइट। नाउ इफ यू केयरफुली रीड दिस इमेज राइट, व्हाट इज रिटन, डेंजर natives, that is what black Africans, Indians and coloreds, right? If you enter these premises at night, you will be listed as missing, armed guard suit on site, savage dogs devour the cops, right? You have been warned. You are getting this point. So that means from here the question can come that कि which of the following was not one of the four race। तो जो apartheid system था उसमें कौन कौन रेस इन्वॉल्व थी, तो एक तो तुम्हारे whites थे, तो एक तो तुम्हारे क्या थे, व्हाइट्स थे इन्वॉल्व राइट, दूसरे ब्लैक अफ्रीकन इन्वॉल्व थे राइट। ऑफ कोर्स इसका आंसर तो अमेरिकन होगा, सॉरी, ब्लैक अफ्रीकन राइट, इंडियंस एंड कलरेड्स राइट, ठीक है। सो ये ध्यान में रखना है कि ये जो 4 डेज थे, और उसमें जो रूलिंग क्लास था दैट वाज व्हाइट एंड दीज वेयर व्हाट यू कैन से माइनॉरिटी राइट। नेक्स्ट, हाँ बोलो बोलो, कौन बोल रहा है? सर व्हाट इज कलरेट्स? हाँ, कलरेट्स बेसिकली व्हाट, देखो दिस इज व्हाट मिक्स्ड काइंड ऑफ, इनका जो अब तुम देखोगे ना, इट्स इनका जब तुम डीएनए सीक्वेंसिंग देखोगे राइट, सो इनके डीएनए सीक्वेंसिंग में जो फीमेल पार्ट्स हैं राइट, फीमेल्स दे आर मोस्टली अफ्रीकन्स राइट, बट द मेल अगर तुम उनका देखोगे, स्टडी करोगे राइट, so when you will see the male, they were from different community, they were Europeans also, Americans also, Indians also right, ठीक है ना। so from different community, that's why you will see कि जब कलरेट्स कम्युनिटी को देखोगे, एक इमेज भी है कहीं मैंने देखा था, इनफैक्ट कलरेट्स का तुम देखोगे विकिपीडिया पेज, तो उस पे शुरू में देखोगे एक फैमिली की इमेज तुम्हें दिखेगी राइट, ठीक है ना। तो उस फैमिली की इमेज को तुम देखोगे तो देयर यू विल फाइंड कि सबके जो फेसेस हैं, क्योंकि इतनी ज्यादा मिक्स कम्युनिटी थी, तो उनके फेसेस एक दूसरे से काफी डिफरेंट है राइट, इवन इन द एक्सटेंडेड फैमिली राइट। So they were what, colorates, right? Okay. Is it fine, bachcha? Whosoever who asked this question? Yes, sir. Are you getting this point? Right. Fine. Yes. Right. So, chalo. The apartheid government came to an end in the year. बताइए. Sir, 1994. Sir 1994. 1994. Now these all years are important, right? यहाँ पे जो मैंने years लिखे हैं वो थोड़े important हैं. 1948 apartheid start हुआ, right? Yes. B is the correct answer. Very good. This is the start of apartheid, right? Now 2003, basically what, we lost Nelson Mandela, right? So this is what you can say, we lost Nelson Mandela. He was a great figure. We will see why, right? Okay. So you will learn something about Nelson Mandela and why people praise extensively across the world. Like Gandhi ji, you can say, right? जैसे गांधी जी को भी देखोगे तो across the world, मतलब हर जगह तुम्हें उनके फॉलोअर्स मिल जाएंगे, like that, right? And 1993, of course, 1993 में क्या हुआ था? नोबेल प्राइज इनको मिला था. So Nelson Mandela got Nobel Prize. So Nelson Mandela got Nobel Prize in 1993. Of course, Nobel Peace Prize, right? ठीक है. So I mean, death ऐसे कर लो, right? Okay. Now coming back. दिस इज व्हाट, अभी साउथ अफ्रीका, ये थोड़ा सा ये भी रीजन है कि साउथ अफ्रीका में अभी न्यूज में था, बिकॉज ऑफ दैट अभी देखे होगे 1-2 महीना पहले तुमने राइट, और वहां पे लूटिंग हुई थी साउथ अफ्रीका में राइट, ठीक है ना। एंड दिस वाज द वर्स्ट सिविल अनरेस्ट सिंस द एंड ऑफ व्हाइट माइनॉरिटी रूल इन व्हाट 1994 राइट, ठीक है। कमिंग बैक, अब देखो यहाँ पे एक एनसीईआरटी में एक लाइन लिखी हुई है, वी विल सी दैट लाइन राइट। व्हाट इज दैट लाइन? यू सी अफ्रीका बेस्ड ऑन इक्वालिटी ऑफ ऑल रेसेस एंड, अच्छा पेज नंबर तो मैं लिख दूंगा, मेरे पास एनसीईआरटी वैसे है, मैं लिख दूंगा, ठीक है ना। पेज नंबर मैं यहाँ लिख दूंगा आफ्टर द क्लास बिफोर शेयरिंग दिस नोट्स विद यू गाइस राइट। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, मैंने देखो मैं ऑलमोस्ट सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को मैंने या तो कवर कर दिया, या प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चंस आए वो इनकॉर्पोरेट कर लिया, नहीं क्वेश्चंस बने हैं तो मैंने खुद से क्वेश्चंस बना दिए, ठीक है सर। ये मेरी फर्स्ट क्लास, डोंट वरी अबाउट दैट, ज्वाइन किया। अच्छा तो कोई नहीं बच्चा, तो दिस इज व्हाट मैंने मोस्टली कवर कर दिया है। एनसीईआरटी इतना कर लो, दैट इज सफिशिएंट राइट। एग्जाम भी आएगा तो इसको पढ़ लेना, जो भी नोट्स राइट। सो दिस इज व्हाट
and I think it will be better for you to go with the numerical based क्योंकि last class was very boring. I know, मैंने देखा उसका फिर, ठीक है, तो मुझे लगा कि it's better to go with the questions part, right? So this is what national party, दो पार्टी है यहाँ पे, देखो पार्टी का उन्होंने नाम नहीं दिया, but you should know, right? The party that ruled through oppression, that is what the national party, right? It is not no more in existence, तो अब ये exist नहीं करती है, no more in existence, right? It ceased to exist since 2005, right? And there was African National Congress, right? जैसे हमारे यहाँ इंडियन नेशनल कांग्रेस थी, राइट? ये उस तरह से एक तरह से कोरिलेट कर सकते हो अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस को, राइट? दैट लेड द फ्रीडम स्ट्रगल sat together to draw up a common constitution. Now see the greatness of Nelson Mandela or the party or the people of South Africa जिन्होंने उनको ऑपरेस किया, ठीक है ना, दिस नेशनल पार्टी एंड व्हाइट माइनॉरिटी गवर्नमेंट, उनके साथ बैठ के उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया. I mean, it's not that easy, right? कि जिसने आप पे इतने सालों तक अत्याचार किया, right? ठीक है ना, और उसके साथ मिलके आप कॉन्स्टिट्यूशन बना रहे हो, उनके राइट्स को भी आप प्रोटेक्ट कर रहे हो, राइट? ठीक है ना. सो दैट मीन्स व्हाट, व्हाइट माइनॉरिटीज के भी राइट को प्रोटेक्ट किया गया जब वो 1994 में एक नए कॉन्स्टिट्यूशन के साथ साउथ अफ्रीका में आए, राइट? ठीक है ना. सो देयर वाज अ नेगोशिएशन दैट वेंट in between National Party and African National Congress and other stakeholders also, right? No doubt about that. Okay, चलिए. अब एक यहाँ पे पॉइंट है, जब साउथ अफ्रीका ऑफ कोर्स, तो उसका एक प्रियम्बल होगा. जो प्रियम्बल का जो कल्चर डेवलप हुआ है वो यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से डेवलप हुआ है. आई होप यू नो यूएस कॉन्स्टिट्यूशन, राइट? दैट इज व्हाट यूएस कॉन्स्टिट्यूशन. यूएस कॉन्स्टिट्यूशन कब से है इफेक्ट में? इट केम इनटू इफेक्ट इन विच ईयर? Anyone? 1789. 1789 एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सा ईयर है, राइट? व्हाट इज दैट ईयर 1789? इसके अलावा भी एक इंपॉर्टेंट 1789 फ्रेंच रिवॉल्यूशन. तुम लोगों ने केमिस्ट्री में लेवोजियर का नाम सुना? लेवोजियर का? Yes. Law of conservation of सुना ही mass. होगा. Lavoisier, law of conservation of mass, father of modern chemistry, right? Lavoisier was a tax collector. Lavoisier was a tax collector in France, and basically what he was killed, he was guillotined, right? During French Revolution, right? So this was one of the major blow for chemistry, at least you can say, right? Okay, I don't know about the French people, right? But at least for chemistry, it was a bad news. Anyway, so this is what the French Revolution, again 1789, right? And that came into effect in what? 1789, US Constitution. तो ये जो कल्चर बना है, ये जो प्रियम्बल का, राइट? सो दैट इज फ्रॉम यूएस कॉन्स्टिट्यूशन. और देखोगे तो वी द पीपल, यूएस कॉन्स्टिट्यूशन का भी प्रियम्बल वी द पीपल से स्टार्ट होता है. वी द पीपल इंडिया का भी प्रियम्बल वी द पीपल से स्टार्ट होता है. इवन साउथ अफ्रीका का भी प्रियम्बल वी द पीपल से ही स्टार्ट होता है, राइट? ठीक है ना. इसके अलावा इवन रिपब्लिक ऑफ कोरिया भी देखोगे, आरओसी, दैट इज व्हाट योर साउथ कोरिया, उसका भी अगर प्रियम्बल देखोगे, so that also starts with what? We the people, right? I don't know, maybe they can ask which of the following country their preamble starts with we the people, right? So if these are the options, you at least you can eliminate, right? तुम्हें इतना तो पता है कि 4 कंट्रीज का पता है तुम्हें, यूएसए, इंडिया, साउथ अफ्रीका, because this is there in your NCERT, so you must know. And one is what? Republic of Korea, but I don't think so such questions will come on that part, right? They will not go in that detail, right? Anyway, why do we need a constitution? देखो, कॉन्स्टिट्यूशन की जरूरत क्यों है? जब 89 में जब अपार्थेड खत्म हुआ और 90 से 93 में जब एक नेगोशिएशन चल रहा था, राइट? नेगोशिएशन बिटवीन ब्लैक्स एंड माइनॉरिटी व्हाइट्स, राइट? ठीक है. लिबर्टी के बारे में आगे बात करेंगे बच्चा, वी विल कम ऑन दैट, राइट? ठीक है ना. हमारे जो भी प्रियम्बल में कुछ वर्ड्स हैं, वी विल टॉक अबाउट दैट, डोंट वरी, राइट? ओके. सो व्हाई डू वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन, इसी क्लास में बात करेंगे अभी. तो देखो, जब उनके बीच नेगोशिएशन चल रहा था तो एक दूसरे के राइट को सब एप्रीहेंशन तो होते ही हैं, राइट? ठीक है ना. इवन जो माइनॉरिटी व्हाइट्स थे उनको भी एप्रीहेंशन था कि अगर ब्लैक्स आए, और इन्होंने अभी तो बोला है कि ठीक है आपके साथ कुछ नहीं होगा, बट कल हो के अगर उन्होंने कुछ मतलब फिर से वही करना शुरू किया जो हमने इनके साथ किया, राइट? सो वी विल हैव सम प्रॉब्लम, राइट? सो उसको कोडिफाई कर दो आप, लॉज को कोडिफाई कर दो. सो दैट्स व्हाई वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन, राइट? सो कॉन्स्टिट्यूशन इज व्हाट बेसिकली इज अ set of written rules that are accepted by all people living together in a country, right? And this is basically supreme law of the land. Constitution is what? Supreme law of the land. Okay, so these are the basic. A constitution does many things, right? जो एक तो trust and coordination,
ऑफ कोर्स अगर कोडिफाई कर दोगे लॉज को तो डेफिनेटली क्या होगा, देयर विल बी ट्रस्ट एंड कोऑर्डिनेशन इन बिटवीन व्हाट, जैसे अफ्रीकन केस में तुम बोल सकते हो व्हाइट्स और ब्लैक्स के बीच में, राइट, ठीक है ना. हाउ द गवर्नमेंट विल बी कॉन्स्टिट्यूटेड, गवर्नमेंट कैसे बनेंगे, राइट, और गवर्नमेंट कौन से लॉज बना सकती है. ऐसे तो लॉज नहीं बना सकती कि जो कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट हो. जैसे इंडिया में एक डॉक्ट्रिन है, डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर, राइट, ठीक है. तो कॉन्स्टिट्यूशन को तुम अमेंड कर सकते हो, अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इज पॉसिबल, बट यू कैन नॉट अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन इन अ वे that it actually affect the doctrine of basic structure or it violate basic structure of constitution. जैसे अगर मैं बात करूं, so you cannot amend the constitution and you cannot make it a Hindu Rashtra. It's not possible because in our constitution secularism is a fundamental principle. You can say it's a part of basic structure, right? So you cannot make India as a Hindu Rashtra, right? ठीक है ना, चाहे आपकी कितनी भी मेजोरिटी आ जाए, because Supreme Court will what? Will make those laws or those amendments null and void, right? So these are the basic structures. So that is what ये government कैसे governed होगी, कैसे constitute होगी और किस तरह के laws बनाएगी, right? So that is what you can say that constitution does, right? ठीक है. It also expresses the aspiration of the people, right? Like in Indian constitution, if you see DPSP, right? Directive Principle of State Policy, which is basically what the part 4 of Indian Constitution, right? There you will see that they aspired for, you know, a better Indian society, right? ठीक है ना, there, okay? तो वहां पे उन्होंने कुछ ऐसे काफी सारे हैं, उसमें जो आर्टिकल है, that article goes from 36 to article 51. There you can go and read. Not important for you, but there you will see the vision of what our constitution makers, right? ठीक है. So that you can see, and they were the representative of people. So you can say that is what the aspiration of the people, right? It reflects creating a good society, right? Now, this is what this point is important. All countries that have constitution are not necessarily democratic. No, right? Like example is what? Your Saudi Arabia, right? तो सऊदी अरेबिया में भी आपका 1992 में कॉन्स्टिट्यूशन आया, बट सऊदी अरेबिया इज डेफिनेटली नॉट अ डेमोक्रेटिक कंट्री, राइट? इट्स अ मोनार्की, राइट? इट इज एब्सोल्यूट मोनार्की, राइट? ठीक है. सो सऊदी अरेबिया इज व्हाट? So that means what? It has also constitution, but it is not democratic. But the other way is always true. But all countries that are democratic will have what? Constitution, right? तो जो भी democratic countries हैं, उनके पास तो constitution होगा. But जिनके पास constitution है, वो हो भी सकता है democratic हो, वो नहीं भी हो सकता, right? ठीक है ना? So जैसे सऊदी अरेबिया की example ले सकते हो. That is what your absolute monarchy, right? जैसे तुमने न्यूज सुना होगा MBS के बारे में, मोहम्मद बिन सलमान काफी न्यूज में रहते हैं आजकल, क्योंकि उन्होंने काफी सारे सऊदी अरेबिया में रिफॉर्म्स लाए अभी, ठीक है. Now, making of the Indian Constitution. What I was saying, this part is the extremely important part, and mostly we will do this part through MCQs, right? So the very first one question, the first major attempt by Indians to draft a constitution. Nehru report. बताओ. Nehru report, sir. It is what? Nehru report. Nehru report. Excellent. 1928, right? So 1928, right? And वैसे जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, राइट, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो मैक्सिमम पार्ट लिया गया है, जो प्रेजेंट कॉन्स्टिट्यूशन की मैं बात कर रहा हूँ, राइट, ठीक है ना, जो मैक्सिमम, समटाइम्स यू विल सी आल्सो कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज अ बोरोड कॉन्स्टिट्यूशन, दो इट्स नॉट ट्रू, राइट, बट हमने काफी सारे पार्ट्स डिफरेंट कंट्रीज से लिए, राइट, ठीक है ना. जैसे मैं तुम्हें अभी डीपीएसपी की बात कर रहा था, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, वो हमने आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया, राइट. एंड आयरलैंड वालों ने भी स्पेनिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया था, दैट्स अनदर मैटर, राइट. बट डीपीएसपी हमने जो कॉपी, मतलब जो हमने लिया है, दैट इज व्हाट वी हैव टेकन इट फ्रॉम व्हाट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ आयरलैंड, राइट. ओके, सो इस तरह से जो हमने कुछ पार्ट्स लिया, उसमें मैक्सिमम जो कंट्रीब्यूशन है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 का है, राइट, ठीक है ना. सो कंट्रीब्यूट्स मैक्स इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो ये भी याद रखना, कंट्रीब्यूट मैक्स इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, राइट. ओके, नाउ नेहरू रिपोर्ट आया क्यों था? देखो, नेहरू रिपोर्ट आया था, इसका अगर लिंक ढूंढना शुरू करो, सो गो बैक टू 1919, राइट. So there is a Montagu-Chelmsford reforms, right? Montagu was Secretary of State, right? Or Chelmsford was basically what the Viceroy, right? Chelmsford. Montagu-Chelmsford reforms, right?
दैट इज ऑल्सो नोन एज, आई मीन उसी का एक्चुअली था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, राइट? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, राइट? जैसे एक मॉर्ले-मुंटो रिफॉर्म्स भी देखे होंगे 1909, राइट? तो जो पहला होता है वो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, जो पहला नाम होता है, so that is what secretary of state and this was what your viceroy, ठीक है? Okay, so this is basically what, अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1990 रिफॉर्म्स हुए, राइट? क्योंकि हम लोग तो मांग ही रहे थे कुछ, एटलीस्ट तो ब्रिटिशर्स क्या करते थे, चलो थोड़ा सा दे दिया, थोड़ा सा रिफॉर्म कर दिया, कुछ लोग खुश भी हो जाते थे उसमें, राइट? ठीक है ना? कुछ लोग पूर्ण स्वराज की मांग करते थे, टोटल इंडिपेंडेंस की बात करते थे, राइट? ठीक है। एनीवे 1919 में कुछ सर्टेन रिफॉर्म्स हुए, इस रिफॉर्म्स को फिर इवैल्यूएट करना था, राइट? 10 इयर्स के बाद। सो आफ्टर 10 इयर्स देयर वाज अ कमीशन, जो कमीशन क्या करती, इसको इवैल्यूएट करती, राइट? ठीक है ना? हुआ क्या, उस टाइम में वहां पे यूके में वहां पे कंजर्वेटिव पार्टी की गवर्नमेंट थी, 1927 के आसपास की मैं बात बता रहा हूं। कंजर्वेटिव पार्टी थी, कंजर्वेटिव पार्टी, राइट? और कंजर्वेटिव पार्टी की जो गवर्नमेंट थी, राइट, तो कंजर्वेटिव पार्टी की गवर्नमेंट को लग रहा था कि हम इलेक्शन हार जाएंगे, राइट? और अगर वो इलेक्शन हार जाएंगे तो वहां पे एक लेबर पार्टी है जो थोड़ा सा लिबरल है, यू कैन से, राइट? ठीक है ना? सो लेबर पार्टी, और अगर लेबर पार्टी पावर में आती है, राइट, और अगर लेबर पार्टी ऐसा कोई कमीशन भेजेगी, सो दैट कैन इफेक्ट अस, राइट, और आवर इंटरेस्ट, बिकॉज दे आर अ लिटिल मोर लिबरल, राइट? तो कंजर्वेटिव पार्टी ने क्या किया, कमीशन एक्चुअली 10 इयर्स के बाद आना था, राइट? उन्होंने पहले ही भेज दिया, एंड दैट कमीशन, यू नो, दैट इज बेसिकली साइमन कमीशन, जो इवैल्यूएट करना था उसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1990 को, राइट? दैट इज व्हाट साइमन कमीशन। अब साइमन कमीशन जब आई तो इसका खूब विरोध हुआ, राइट? ठीक है ना? 1928 में आई, 1928 में जब साइमन कमीशन आई तो इसका खूब विरोध हुआ, खूब, ठीक है ना? लोगों ने खूब, जैसे लाला लाजपत राय के बारे में सुना होगा आप लोगों ने, ठीक है? तो साइमन कमीशन का जब विरोध हुआ, मतलब काफी प्रोटेस्ट हुए, इंडिया में नेशन वाइड प्रोटेस्ट हुए, तो उस प्रोटेस्ट में बेसिकली व्हाट क्या हुआ, और प्रोटेस्ट क्यों हो रहे थे, क्योंकि इसमें एक भी इंडियन मेंबर नहीं था, नो इंडियन मेंबर, नो इंडियन मेंबर, राइट? तो जब प्रोटेस्ट हो रहे थे तो ब्रिटिशर्स ने क्या कहा कि तुम लोग बहुत, मतलब इंडियंस, मतलब तुम लोग क्या अपने आप को समझते हो बहुत टैलेंटेड हो, राइट? ठीक है ना? अगर टैलेंटेड हो तो तुम अपना कॉन्स्टिट्यूशन बना के दिखाओ हम लोग को, ठीक है ना? अगर इतना ही है तो। ऐसा पहले लॉर्ड बिरकनहेड ने भी कहा था 1925 में, राइट? ठीक है ना? सो उसी चीज को, मतलब जब साइमन कमीशन आया, विरोध हुआ, तो ब्रिटिशर्स ने फिर परेशान, मतलब थोड़ा खींच के, होता नहीं कहना कि अरे यू आर, तुम इतना विरोध कर रहे हो, तुम लोग से खुद से तो कॉन्स्टिट्यूशन बन नहीं सकता, राइट? ठीक है ना? अगर है तो बना के दिखाओ, तो बना के दिखाओ। तो उसी से एक्चुअली नेहरू रिपोर्ट आया था, जो मोतीलाल नेहरू, ही वाज द फादर ऑफ आवर फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू, राइट? उन्होंने एक रिपोर्ट दिया, एंड दैट वाज, यू कैन से, द फर्स्ट मेजर अटेम्प्ट बाय इंडियंस टू ड्राफ्ट अ कॉन्स्टिट्यूशन, राइट? सो दिस वाज द स्टोरी अबाउट नेहरू रिपोर्ट, राइट? ठीक है? थोड़ा बहुत लिंक करोगे तो चीजें आसान हो जाएंगी, ठीक है? एनीवे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कौन बोलता है। द कराची रेजोल्यूशन वाज पास्ड बाय द इंडियन नेशनल कांग्रेस एट इट्स कराची सेशन इन 1931, 21, 41, 51। 1931 51 तो वैसे ही रिजेक्ट कर दो, ठीक है ना? 51 का तो कोई सेंस ही नहीं बनता है, राइट? ठीक है ना? 41 भी रिजेक्ट कर सकते हो, क्योंकि हाँ, आंसर इज 31, यस यस यस, आंसर इज 31, यस यस, यू ऑल आर वेरी मच करेक्ट, राइट? ठीक है ना? सो दिस इज ऑल्सो गिवन इन योर एनसीईआरटी, आई विल शो यू दैट। एनसीईआरटी में ही लाइंस है, देखो ये जो लाइन है, दिस इज फ्रॉम एनसीईआरटी। तो उन्होंने यहाँ पे क्या किया, दो चीजें उन्होंने मेंशन की है, एक नेहरू रिपोर्ट के बारे में मेंशन किया, राइट? तो वो तुम्हें पता होना चाहिए, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और दूसरा उन्होंने क्या मेंशन किया, उन्होंने कराची सेशन के बारे में मेंशन किया 1931, राइट? तो ये भी मेंशन किया है, ये भी आपको पता होना चाहिए। और कराची सेशन में बेसिकली कहा क्या गया था, दैट इज व्हाट रिटन हियर, राइट? ठीक है ना? तो एक बार देख सकते हो इसको, राइट? दैट इज व्हाट कमिटमेंट टू पूर्ण स्वराज, टोटल इंडिपेंडेंस, राइट? ठीक है, ओके। पूर्ण स्वराज के बारे में वैसे हम लोग बात करेंगे अभी, ठीक है ना? देयर इज अ हिस्ट्री ऑफ दैट। In addition to do fundamental rights which protected civil liberties, resolution for the first time put forward a list of socio-economic principal rights. Just इतना important नहीं, मैंने दे दिया, एक बार पढ़ लेना इसको, ठीक है ना? Important क्या है हमारे लिए? फर्स्ट कराची सेशन कब हुआ था, 1931 में, राइट? और नेहरू रिपोर्ट 1928 में। इन दोनों चीज में कुछ चीजें कॉमन थी। कौन कौन सी चीजें कॉमन थी? Both these documents, this is the important question that can come, right? क्या क्या कॉमन थी? Were committed to the inclusion of यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, आपको पता होना चाहिए,
right to freedom and equality, and to protecting the rights of minorities in the Constitution of Independent India. So these are the 3 points which you must know, right? यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज के बारे में हमने ऑलरेडी बात कर रखा है और इस पे क्वेश्चंस कई बार आ रखे हैं. लेट्स सी हाउ मेनी ऑफ यू रिमेंबर द लास्ट लेक्चर, राइट? इन विच ईयर इंडिया जो एज था, वोटिंग राइट का जो एज था, वो 21 से 18 किया गया, एंड थ्रू विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट? एनीवन? 61. बताओ. एक्सीलेंट अखिल, वेरी गुड. So this is what your 61st Constitutional Amendment Act. Very, very important. Certain constitutional amendment acts are very important. If you see the previous year paper, somewhere you will find this particular question. Not one time, I'm telling you, many times, right? ठीक है ना? So this is what your 61st Constitutional Amendment Act, right? ठीक है ना? वहां से जो एज था वो क्या कर दिया गया था? 21 ईयर से 18 ईयर्स कर दिया गया था, राइट? ठीक है ना? So this was the age, you can see, पॉलिटिकल अपीजमेंट का एक एज था, राइट? आज का अगर तुम मॉडर्न पॉलिटिक्स देखोगे तो यू कैन कनेक्ट दैट मॉडर्न पॉलिटिक्स विद दैट एज आल्सो, राइट? ठीक है ना? बीजेपी गवर्नमेंट, बेसिकली व्हाट बीजेपी हार्डली आई थिंक गॉट 2 seats in 1984, right? And 1989 suddenly their seat more than 80 plus, right? And the reason was, you all know, right? Okay, so the reason was Ram Mandir, right? Okay, so basically what happened, there are साहबानो केस, अगर तुम पढ़ोगे साहबानो केस के बारे में, राइट? ठीक है ना? तो ये सब काफी चीजें कनेक्टेड हैं उस टाइम में. 84 से मैं 89 की बात कर रहा हूँ, 1984 टू 89, राइट? जब राजीव गांधी की गवर्नमेंट थी विथ फुल मेजोरिटी, ठीक है ना? विथ फुल मेजोरिटी, क्योंकि 1984 में जो गवर्नमेंट बनी वो इंदिरा गांधी के डेथ के बाद बनी, राइट? ठीक है ना? तो इंदिरा गांधी के डेथ के बाद बनी, तो ऑफ कोर्स एक सिंपैथी थी, तो कांग्रेस ने मतलब फुल मेजोरिटी, काफी सीट्स, मेरे ख्याल से मोर देन 300 सीट्स दे वॉन, राइट? इन 1984, राइट? और 89 तक आते आते थोड़ी चीजें बदल चुकी थी, राइट? तो राजीव गांधी जी को ऐसा लगा, राइट, कि अगर एज कम कर देंगे तो डेफिनेटली आई विल गेट द सपोर्ट ऑफ व्हाट, यंग पीपल, राइट? ओके, एंड दैट विल हेल्प अस इन इलेक्शन, दैट विल हेल्प द कांग्रेस पार्टी इन इलेक्शन. एनीवे, सो यू शुड रिमेंबर दिस 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, 21 years to 18 years. और पॉलिटिकल अपीजमेंट इज नथिंग, आई मीन यू नो, इट्स नॉट कि कांग्रेस का ही उस पर कॉपीराइट है. एवरी पार्टी डज दैट, राइट? बाकी लोगों ने भी और बड़े बड़े कारनामे किए. एनीवे, कमिंग बैक, यूनिवर्सल सफ्रेज पता है तुम्हें, राइट? ठीक है, पढ़ लेना एक बार. कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, अगेन द नेक्स्ट पॉइंट दैट इज इंपॉर्टेंट, राइट? तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली देखते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन, इन 1934 द आइडिया ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज पुट फॉरवर्ड बाय, बताओ. सर M.N. Roy. M.N. Roy. Anyone else? ऑप्शन ए. ऑप्शन ए बी आर अम्बेडकर. और कोई? चलो, ऑप्शन ए. ऑप्शन ए बी आर अम्बेडकर, ए. और ए गांधी जी के बारे में कोई गांधी जी के साथ खड़े नहीं हुआ. M.N. Roy. आंसर इज M.N. Roy, राइट? ठीक है ना? याद रखना, द आइडिया ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज पुट फॉरवर्ड फर्स्ट. कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की बात कर रहे हैं, ठीक है ना? कॉन्स्टिट्यूशन की नहीं बात कर रहे, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की बात कर रहे हैं. That was put forward by what? M.N. Roy. M.N. Roy कौन थे? M.N. Roy basically the one who established Communist Party of India, right? So he was the founder of Communist Party of India, right? Communist Party of India, right? If I'm not wrong, 1925, right? ठीक है. So M.N. Roy, he was the founder of Communist Party of India, and he was the first who gave the idea of Constituent Assembly, right, in 1934, right? In 1935, INC officially demanded a Constituent Assembly, right, to frame the Constitution of India. Demand was finally accepted in principle by the British government in what is known as what, August Offer of 1940, right? Obviously, demand क्यों accept किया होगा उन्होंने? Anyone? क्यों accept किया होगा? ये जो एरा है वो क्या चल रहा है? 1939 to 1945. वर्ल्ड वॉर सेकेंड वर्ल्ड वॉर, राइट? सेकेंड वर्ल्ड वॉर. और सेकेंड वर्ल्ड वॉर में उनको सपोर्ट चाहिए इंडियंस का, राइट? तो जो बोलो सर, ठीक है. एनीवे, सो अगस्त ऑफर इज व्हाट? अगस्त ऑफर ऑफ 1940 में उन्होंने एक्सेप्ट भी कर लिया था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का, राइट? नेक्स्ट, the Constituent Assembly of India was constituted under the scheme formulated by Cabinet Mission, which came in 1946, right? In
फर्स्ट ऑप्शन नवंबर 1946, दिसंबर 1949, जनवरी 1950, जनवरी 1946. November 1946. नवंबर Yes, in November. November 1946. 1946. November. 26 November 1940. नवंबर 1946, राइट, ठीक है ना. सो नवंबर 1946 में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया वाज व्हाट कॉन्स्टिट्यूटेड. वो अलग बात है, वो पहली बार जब बैठे थे तो वो दिसंबर में बैठे थे, ठीक है ना, बट इट वाज कॉन्स्टिट्यूटेड इन नवंबर 1946, राइट, अंडर द स्कीम फॉर्मुलेटेड बाय व्हाट कैबिनेट मिशन, राइट, ठीक है. चलिए नेक्स्ट. मेंबर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वेयर. अच्छा क्वेश्चन है, देखते हैं कितने लोग कर पाते हैं. डायरेक्टली इलेक्टेड, elected by the members of provincial legislative assembly, nominated by heads of princely states, both 2 and 3. The second option. So second. Second, Second. right? Or second, Second. or answer is what? Fourth. सुनना इसको. The second. आंसर इज सेकंड. गलत नहीं है, जो तुम लोग बोल रहे हो वो गलत तो कतई नहीं है, ठीक है ना, बट आंसर इज व्हाट फोर्थ, राइट. सुनो इसको थोड़ा ध्यान से. कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो बनाया गया, राइट, ठीक है ना, तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो बनाया गया उसमें मेंबर्स जो थे वो दो जगह से थे, राइट. एक तो तुम्हारे क्या है, अगर तुम देखो, एक तो ब्रिटिश इंडिया है जो येलो में है, और ये जो एक टिंक है, राइट, दैट इज व्हाट योर प्रिंसली स्टेट्स, राइट. जैसे प्रिंसली स्टेट्स में हैदराबाद देख सकते हो, जम्मू एंड कश्मीर देख सकते हो, राइट, ठीक है ना. जो भी जेएनके का इशू है कहीं ना कहीं वहीं से है, राइट, ठीक है ना. हरि सिंह के बारे में पढ़ो, महाराजा हरि सिंह के बारे में, यू विल गेट द आइडिया अबाउट दैट, राइट, उस टाइम में क्या हुआ था. एनीवे, सो दिस व्हाट हैदराबाद हो गया, मैसूर हो गया, दीज आर व्हाट योर प्रिंसली स्टेट्स, राइट. तो जो प्रिंसली स्टेट्स से जो मेंबर्स भेजे गए थे बेसिकली दे वेर व्हाट नॉमिनेटेड, राइट. तो प्रिंसली स्टेट्स से नॉमिनेटेड भेजे गए थे, इनसे जो मेंबर्स भेजे गए थे दे वेर व्हाट योर नॉमिनेटेड, राइट. और जो ब्रिटिश इंडिया में कौन था, प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक है ना. तो प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली के जो मेंबर्स थे उनका डायरेक्ट इलेक्शन हुआ था, ठीक है ना. तो दे वेर डायरेक्टली इलेक्टेड, बट डायरेक्टली इलेक्टेड तो थे लेकिन हर किसी ने पार्टिसिपेट नहीं किया था वोटिंग में, ठीक है ना. तो वोटिंग राइट जो था एक सर्टेन कैटेगरीज को ही था, राइट, ठीक है ना. सो नॉट एवरीवन हैड वोटिंग राइट एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम. सो they were directly elected, they elected the members for what, on their behalf, right, for the constituent assembly. जैसे तुम देख लो, so you can say that is what your indirect, इसको बोल सकते हो तुम, that is what the indirect election of, तो it was not directly elected, मतलब लोगों ने डायरेक्टली इलेक्ट नहीं किया था. जो तुम्हारा ब्रिटिश इंडिया है उसमें जो प्रोविंसेस थे उसकी प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर्स ने वहां से अपने रिप्रेजेंटेटिव्स भेजे थे, और प्रिंसली स्टेट में जो प्रिंसली स्टेट्स के जो हेड्स थे उन्होंने नॉमिनेट करके भेजा था, राइट. सो दीज टू आर द बोथ 2 and 3 इज द राइट आंसर. ये ध्यान में रखिएगा, राइट, ठीक है ना. जैसे प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है तो प्रेसिडेंट का इलेक्शन डायरेक्ट इलेक्शन नहीं है, राइट, ठीक है ना. इट इज व्हाट इनडायरेक्ट इलेक्शन. कौन पार्टिसिपेट करता है प्रेसिडेंट के इलेक्शन में, जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से तुम्हारे, राइट, ठीक है ना. और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से तुम्हारे और कौन है तुम्हारे, मतलब कि जो तुम्हारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में कौन कौन आ जाएंगे, एमपीज आ जाएंगे, राइट, मतलब कि लोकसभा और राज्यसभा दोनों के, ऑफ कोर्स इलेक्टेड मेंबर्स, राइट, ठीक है ना. कुछ नॉमिनेटेड भी होते हैं, राइट. सो इलेक्टेड मेंबर्स, राइट, और स्टेट में असेंबलीज के मेंबर्स, राइट, ठीक है. सो दैट इज व्हाट योर बेसिकली, जैसे प्रेसिडेंट का इलेक्शन जो होता है वो इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है, उसी तरह से तुम्हारा यहाँ पे भी जो लेजिस्लेटिव असेंबली थी, प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली, राइट, उनके मेंबर्स ने इनडायरेक्टली इलेक्ट करके मेंबर्स को भेजा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, और प्रिंसली स्टेट्स के हेड्स ने नॉमिनेट करके भेजा, राइट. सो समवेयर नॉमिनेटेड, समवेयर इनडायरेक्टली इलेक्टेड, राइट. सो यू कैन आल्सो राइट हियर इनडायरेक्टली, राइट. तो ये ध्यान में रखिएगा. नाउ ओके, नाउ फर्स्ट मीटिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हेल्ड ऑन दिस year is, I mean the year is important, the date is also important, right. First meeting of constituent assembly held on, right. Answer. December 9, 1946. So December 9th, 1946. This is December 9, 1946, right, ठीक है ना. तो yes, A is the right answer, right. Okay, again a very important question, right. इसको याद रखना है. Okay, now who was elected as the president of the constituent assembly, right. Dr. Rajiv. Dr. B.R. Ambedkar.
B.R. Ambedkar. डॉक्टर बी आर अम्बेडकर एंड डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इन दोनों में, और बाकी गांधी जी नेहरू जी के साथ कोई नहीं, ठीक है। सर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। आंसर इज डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, राइट? यस, सॉरी, इट्स करेक्ट। आंसर इज 3, इट्स नॉट बी आर अम्बेडकर। जो थे वो ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे, उस पे अभी हम लोग आएंगे, राइट? ठीक है। सो ही वाज द चेयरमैन ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी who was elected as president of the constituent assembly. He was, I mean, Rajendra Prasad, and he was the first president also, the first president of independent India, first president, right? Okay, sure. वैसे देखो, जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी थी, राइट, तो टेम्पररी प्रेसिडेंट भी एक थे, टेम्पररी प्रेसिडेंट, राइट? And the name of the temporary president of the Constituent Assembly was Dr. Sachidanand Sinha, right? तो ये याद रखिएगा, टेम्पररी प्रेसिडेंट अगर पूछा जाए तो सच्चिदानंद सिन्हा, केवल प्रेसिडेंट पूछा जाए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, राइट? ठीक है, चलिए नेक्स्ट। On December 1946, who moved the historic objective resolution in the assembly which laid down the fundamentals and philosophy of the constitutional structure? Objective resolution, very important, extremely important. बताओ। Jawaharlal Nehru. So Who BR moved the Yes. नहीं, it's जवाहरलाल नेहरू, राइट? तो ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन को जवाहरलाल नेहरू ने रखा था, राइट? ठीक है ना? विच एक्चुअली लेट डाउन द फंडामेंटल्स एंड फिलोसफी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रक्चर, राइट? ठीक है ना? और वो जो फिलोसफी है वो तुम्हें दिखेगी कहाँ पे? प्रियम्बल में, राइट? तो प्रियम्बल इज समवेयर रिलेटेड टू व्हाट? ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन। वी विल कम ऑन दैट एनीवे, राइट? सो द आंसर इज व्हाट? ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन मींस व्हाट? जवाहरलाल नेहरू 1946, राइट? ठीक है, चलिए नेक्स्ट। इन ऑल, फर्स्ट बार उन्होंने बैठा कब? 9th of December 1946, right? In all, Constituent Assembly had 11 session over 2 year, 11 months and 18 days. तो ये भी ध्यान में रखो कितना टाइम लगा था बनाने में, राइट? ठीक है ना? और टोटल 64 लाख रुपीस खर्च हुए थे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में उस टाइम में, राइट? ठीक है। और उनका जो लास्ट सेशन हुआ था, दैट लास्ट सेशन टुक प्लेस ऑन व्हाट? जनवरी 24, 1950, राइट? ठीक है ना? और इसी दिन जो हमारा नेशनल एंथम है उसको एक्सेप्ट किया था, राइट? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने, ठीक है। और द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हेल्ड इट्स फाइनल सेशन। अच्छा, एक चीज और, ऐसा नहीं है कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली उसके बाद डिसॉल्व हो गई या फिर एग्जिस्ट करना बंद हो गई, राइट? नो, नॉट लाइक दैट। इवन आफ्टर 26 ऑफ जनवरी 1950, राइट? ठीक है ना? 26 ऑफ जनवरी 1950 के बाद भी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एग्जिस्टेंस में थी till the time of first general election, which happened in between. In some of the parts happened in 1951, some of the part happened in what? 1952. Majority of the part happened in 1952. इसलिए कहीं-कहीं देखोगे कि जनरल इलेक्शन फर्स्ट टाइम हुआ था कहाँ पे? 1952 में हुआ था, राइट? तो अगर क्वेश्चन आ जाए फर्स्ट टाइम जनरल इलेक्शन हैपेंड इन, सो अगर ऑप्शन में 1951 भी है 1952 में, आई वुड सजेस्ट दैट गो विथ 1952, राइट? ठीक है। एनीवे, सो द फर्स्ट जनरल इलेक्शन इन 1952, तो यही लिखा हुआ है। However, it did not end and it continued as the provisional parliament of India from January 26, 1950 till the formation of new parliament, ठीक है ना? तो constituent assembly after 26 January 1950 भी existence में थी as what? Provisional parliament, जब तक नई गवर्नमेंट नहीं बनी, after first general election which happened in 1951 later part and 1952 earlier part, right? ठीक है ना? Earlier months में, okay. Next. Who was the chairman of drafting committee which consisted of 7 members? आपको नाम याद? Sir BR Ambedkar. This is a very simple Sir, question. B.R. Ambedkar. हाँ, Sir, and B.R. this is Ambedkar. very important question. मतलब अगर तुम previous का ये उठाओ तुमको कई बार ये questions दिख जाएगा, right? ठीक है ना? So was the chairman of drafting committee appointed by Constituent Assembly? So the answer is what? Your B.R. Ambedkar, right? ठीक है, चलो। The Constitution contained 395 articles and 8 schedules was adopted on. देखते So हैं क्या January बोलते हैं। 26, 1950. देखते हैं। I would The like to fourth. hear answer. December 26, 1947.
December 26, 1947. ये तो मत बोलो रे बच्चा. So Sorry, 4 January. sorry sir. सर फोर्थ Yes, sir. Fourth. बनाएंगे तरह Third. सर फोर्थ कोई 3 नहीं बोलेगा. कोई 3 नहीं बोलेगा. सर तब बना था सर Fourth option. अरे तो तुम लोगों ने प्रियम्बल पढ़ा नहीं फिर ठीक से. देखो. चलो प्रियम्बल पढ़ते हैं आज, ठीक है. वो मैं समझाता भी हूँ ऐसा क्यों हुआ था. प्रियम्बल एक बार देखिए क्या. देखो 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 कहाँ गया प्रियम्बल. यहाँ देखो तो क्या लिखा हुआ है. इन आवर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली द 26th day of November 1949 do hereby adopt, enact and give to ourselves this constitution. What is the date? So would you like to change your answer now? The constitution contained 395 articles and 8 schedule was adopted on, right? याद रखिएगा 26 of November 1949, right? Don't do that mistake कि जनवरी 2. तो जनवरी 26 को फिर क्या हुआ और 26 नवंबर को इतनी क्या जरूरत पड़ी. मतलब 2 महीने में ऐसा क्या आग लगा हुआ था, ठीक है ना, कि अरे 26 जनवरी तक भी वेट कर सकते थे. और क्यों 26 जनवरी तक वेट करना था. 26 नवंबर को ही बोल देते हैं, उसी दिन रिपब्लिक डे मना लेते हैं, राइट. ऑल दीज थिंग्स वी विल अंडरस्टैंड. एक बार समझ लो इसको, बहुत सिंपल है. पहला क्वेश्चन तुम्हारे दिमाग में आएगा 26 नवंबर को अडॉप्ट क्यों किया. 2 महीना वेट कर ही लेते तो क्या होता, राइट. ठीक है ना. अज्यूमिंग कि हम 26 जनवरी को ही कॉन्स्टिट्यूशन कमेंस करना चाह रहे थे, राइट. तो अडॉप्ट भी उसी दिन कर लेते हैं, राइट. और वो डेट हम लोग प्रियम्बल में दे देते थे, बट प्रियम्बल में वो डेट नहीं है, राइट. ऐसा इसलिए क्योंकि अगर तुम देखोगे कॉन्स्टिट्यूशन को, राइट, सो दिस इज व्हाट 395 आर्टिकल्स, राइट. तो देयर आर सर्टेन पार्ट्स. वैसे आज की डेट में कितने आर्टिकल्स हैं. इट्स अराउंड 470 आर्टिकल्स के आसपास हैं, ठीक है ना. 470 आर्टिकल्स आज की डेट में, और टोटल 25 पार्ट्स हैं. देयर आर 12 शेड्यूल्स हैं, राइट. कहीं पे आगे लिखा हुआ है, इनफैक्ट अच्छा यही लिखा हुआ है, सॉरी. एट प्रेजेंट इट कंसिस्ट ऑफ अ प्रियम्बल about 470 articles divided into 25 parts and 12 schedules, right. So let's understand this part. Very simple. देखो हुआ क्या कि कुछ जो आर्टिकल्स थे उसको लाना बहुत जरूरी था, राइट. उसको लाना इसलिए जरूरी था बिकॉज काफी प्रॉब्लम्स थी. पार्टीशन हुआ था, और अगर तुम देखोगे तो सर्टेन आर्टिकल्स वेयर केम इन फोर्स ऑन दिस डेट ओनली, राइट. वो आर्टिकल्स मैं तुम्हें दिखाता हूं, राइट. आर्टिकल 394 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन अगर देखोगे स्टेट्स दैट आर्टिकल 5, 6, 7, 8, 9, बस तुम इस पे फोकस करो अभी, ठीक है ना. आर्टिकल 324 पे फोकस करो. इट इज समवेयर रिलेटेड टू इलेक्शन कमीशन, राइट. ठीक है ना. इन दोनों पे अभी बस फोकस करो. नाउ इफ यू सी द पार्ट्स, पार्ट 1 ये आ सकता है क्वेश्चन. इनफैक्ट 1 से 4 जो आर्टिकल्स हैं, राइट, ठीक है ना, आर्टिकल नंबर. सो आर्टिकल 1 to 4, राइट. दिस इज व्हाट यूनियन एंड इट्स टेरिटरी के बारे में इंफॉर्मेशन देता है, राइट. यूनियन and its territory, right. अगर तुम पार्ट 2 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन देखोगे, राइट, सारा नहीं याद रखना, शुरू के 5 पार्ट याद कर लो बस. पार्ट 2 इज व्हाट बेसिकली 5 to 11, राइट. दिस टॉक्स अबाउट सिटीजनशिप, राइट. ये सिटीजनशिप के बारे में बात करता है, राइट. अगर तुम पार्ट 3 के बारे में बात करो, सो पार्ट 3 इज बेसिकली व्हाट 12 to 35, राइट. एंड दैट टॉक्स अबाउट व्हाट फंडामेंटल राइट्स, जिसके बारे में आई एम श्योर सबने सुना होगा. फंडामेंटल राइट्स. पार्ट 4 is basically what your, that is what 36 to 51, and that is what your DPSP, right. That is directive principle of state policy, right. और अगर तुम पार्ट 4A देखो, पार्ट 4A, that is what article 51A, एक ही आर्टिकल है. कोई बताएगा what is this part 4A? What is this part 4A? Very very important. Part 4A. This is what fundamental duties. Fundamental duties. और ये ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं था, ये ध्यान में रखना. This was not in original constitution. So fundamental duties what not, ये क्वेश्चन आ सकता है, not in original constitution, right. तो इसका मतलब बाद में ऐड किया गया. तो ऐड कैसे किया गया होगा? Through constitutional amendment act. Which constitutional amendment act? So added via 42nd
Constitutional Amendment Act 1976. And see the date, see the year 1976. The era of what? 1976 में क्या था? बड़ा फेमस है, खूब इस पे तो खूब ही चलता रहता है, कुछ ना कुछ हर दिन 10 दिन पे 15 दिन पे कुछ ना कुछ आता ही रहता है, कोई ना कुछ बोलता ही रहता है. हाँ बताओ तो 1975 से 77 कुछ हुआ था इंडिया में, क्या हुआ था? किसी को नहीं पता? इमरजेंसी लगी थी. इमरजेंसी, यस यस यस, इमरजेंसी के टाइम में ये क्या हुआ था? 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, जिसके थ्रू फंडामेंटल ड्यूटीज ऐड किया गया था पार्ट 4, राइट? सो दिस इज अगेन इंपॉर्टेंट, दीज ऑल पार्ट्स आर इंपॉर्टेंट. नाउ सी, लेट्स कम बैक टू द क्वेश्चन. अगर तुम 5 से 11 देखो तो सिटीजनशिप को कनेक्ट करता है, राइट? ठीक है ना? और यहाँ पे देखो तो तुम 5, 6, 7, 8, 9 ये जो आर्टिकल्स है वो फोर्स में कब आ गए थे? 26 नवंबर 1949 को फोर्स में आ गए थे. और उस टाइम में चूंकि पार्टीशन हुआ था, बहुत लोग इधर से उधर जा रहे थे, तो सिटीजनशिप में हम लोग वी कैन नॉट वेट, राइट? तो इन आर्टिकल्स को, इन जो लॉज थे इसके अकॉर्डिंग जो उनको फोर्स में लाना ज्यादा जरूरी था, राइट? ठीक है ना? सो वी व्हाट इनएक्टेड दीज आर्टिकल्स a little earlier only, right? जैसे 324 हो गया, that is what related to election commission, right? ठीक है ना? तो election commission again election करवाना है तो उसके लिए 2 महीने हम लोग वेट नहीं करेंगे, right? So that was the reason some of the articles came, but majority of the articles, majority of the part of the Indian Constitution, right, that came in force on 26th of January 1950, right? ठीक है ना? और इसी को हम लोग बोल देते हैं 26 of January को हम लोग date of commencement बोल देते हैं. तो commencement 26 जनवरी 1950. अगर अडॉप्ट अगर आ जाता है तो याद रखना इट इज 26 ऑफ नवंबर 1949, राइट? एंड 26 ऑफ जनवरी इज सेलिब्रेटेड एज रिपब्लिक डे, वी ऑल नो दैट, राइट? ओके. अब सवाल उठता है कि 26 जनवरी ही क्यों भाई? ठीक है ना? 26 नवंबर ही कर देते तो क्या कोई कुछ हो जाता क्या? ये इसलिए था क्योंकि 26 जनवरी का अपना एक हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस था. 26 जनवरी 1930 was celebrated as पूर्ण स्वराज, राइट? ठीक है ना? Day following the resolution of Lahore session that happened in December 1929 of the INC, Indian National Congress, right? ठीक है ना? So because that was the historical reason that we waited for what? 26th of January, right? So ये ध्यान में रखना है. This is important, right? Anyway, nowadays we have 470 articles, 12 parts, 25 parts and 12 schedules, right? ठीक है ना? जिसमें schedules में अगर तुम ध्यान रखो तो कुछ schedule तुम्हें बहुत important है, याद रखना है. That is what schedule 10. This is extremely important, right? Schedule 10 कोई बताएगा? What is that? It is related to anti-defection law. Directly आ सकता है. Which schedule relates what? Anti-defection law. और anti-defection law is related to which schedule, right? Schedule 6, 7, 8, 9. कुछ ही है schedule जो तुम्हें याद रखने. Schedule 10 याद रखो. That is what your anti-defection law, right? This is important, right? आगे जो भी जहां आएगा वहां पे हम लोग ऐड कर लेंगे, राइट? वैसे शेड्यूल 7 तुम्हें पता ही होगा, उसमें यूनियन लिस्ट है, राइट? स्टेट लिस्ट है और कंकरेंट लिस्ट है. और शेड्यूल 8 में लैंग्वेजेस हैं, राइट? लिख भी सकते हो, चलो लिख ही लेते हैं. शेड्यूल 7 में यूनियन लिस्ट है. यूनियन लिस्ट मतलब कौन से, जहां पे सेंट्रल गवर्नमेंट लॉ बना सकती है. स्टेट लिस्ट है और कंकरेंट लिस्ट है, राइट? कंकरेंट लिस्ट. और शेड्यूल 8 में लैंग्वेजेस आते हैं, राइट? देयर आर 22 लैंग्वेजेस, राइट? लैंग्वेजेस अभी 22 है, राइट? ठीक है, चलो. सो दिस इज व्हाट. नाउ who among the following is recognized as the father of Indian Constitution? Very simple question, right? I don't think, I am sure Dr. B.R. Ambedkar, right? ठीक है. So okay, we are moving. Dr. B.R. Ambedkar was the chief architect of the Constitution of India and also known as what? Modern Manu, right? So he is also known as Modern Manu, right? Okay. मनुस्मृति के बारे में तुम लोगों ने पढ़ा होगा. So that is what मनुस्मृति को मनु ने लिखा था. Yes. That was ancient code, right? So modern code is what? Modern Manu. इस तरह से उन्होंने connect कर दिया. Okay. Now do this question. Match the following leaders with their roles in the making of the Constitution. मोतीलाल नेहरू. This is from NCERT. Again important, right? बताओ फटाफट. A का बताओ बस. फोर्थ. बिल्कुल. B का. The three. B. राजेंद्र प्रसाद. First. First. President of the Constituent Assembly. Excellent. Sarojini Naidu. So second. सेकंड. राइट, मेंबर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, राइट? ठीक है ना? तो बस हो गया, सिंपल सा क्वेश्चन ही है.
अब इसी चारों में तुम ध्यान रखो, इस चारों से कोई एक मल्टीपल चॉइस टाइप का क्वेश्चन बना सकते हैं, इनफैक्ट बना इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, तुम देखना प्रीवियस ईयर, राइट, ठीक है। ओके, which of these is a provision that a democratic constitution does not have? अगर एक कॉन्स्टिट्यूशन को देखोगे तो इसमें से कौन सा प्रोविजन तुम्हें नहीं दिखेगा, राइट। पावर्स ऑफ द हेड ऑफ स्टेट, ऑफ कोर्स वो तो बताएगा ही कि हेड ऑफ स्टेट के पास क्या पावर है, तो ये तो होगा ही होगा। नेम ऑफ द हेड ऑफ स्टेट, नेम ऑफ द हेड ऑफ स्टेट, आंसर विल बी बी। कहीं देखो नेम ऑफ द हेड ऑफ स्टेट इन कॉन्स्टिट्यूशन, राइट, आंसर विल बी बी। अगेन एनसीईआरटी है इसलिए मैंने ऐड कर दिया, सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। एनीवे, नेक्स्ट, यंग इंडिया वाज अ वीकली पेपर। यंग इंडिया इट इज समवेयर रिटन इन एनसीईआरटी, राइट, ठीक है ना, बस यंग इंडिया उन्होंने लिखा है, तो तुम्हें पता होना चाहिए कि वो पेपर किनके द्वारा लिखा गया था, राइट। वाज अ वीकली पेपर और जर्नल इन इंग्लिश पब्लिश्ड फ्रॉम 1919 टू 1931 बाय महात्मा महात्मा गांधी। गांधी। आंसर इज महात्मा गांधी, राइट, ठीक है ना। तो महात्मा गांधी, उनका एक और पेपर था, राइट। तो दो पेपर याद रखो, यंग इंडिया तो एनसीईआरटी में दिया हुआ है, जो एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ है वो दिया हुआ है बेसिकली व्हाट, हरिजन के बारे में, राइट। तो महात्मा गांधी का एक और था वीकली न्यूज़पेपर, दैट वाज आल्सो हरिजन, राइट। एंड इन 1933 he started publishing what, हरिजन, राइट, ठीक है ना। हरिजन मतलब बेसिकली व्हाट, अनटचेबल्स के लिए हरिजन यूज करते थे वो वर्ड, राइट, ठीक है। एंड यू नो दैट उसी में उन्होंने जब गांधी जी ने लिखा था कि 1931 में अगर तुम देखोगे तो उन्होंने लिखा था एक लाइन कि कॉन्स्टिट्यूशन हमारा कैसा होना चाहिए, क्योंकि दैट वाज अ बज वर्ड एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, राइट, ठीक है ना। तो उन्होंने एक वर्ड लिखा था, दैट इज व्हाट, कि इन, यहां से पढ़ते हैं, देयर कैन बी नो रूम इन सच एन इंडिया फॉर द कर्स ऑफ अनटचेबिलिटी, राइट। एंड यू नो nowadays there is an article 17, right, which actually abolished what, untouchability. तो article 17 is important, इसको ध्यान में रखिएगा, ठीक है ना। that is what, abolition of untouchability, right, ठीक है ना। that's somewhere you can connect with this what, your young India, right, ठीक है। anyway, guiding values of the Indian constitution, that is what the philosophy of the Indian constitution. तो philosophy of the Indian constitution we draws from what, your preamble, right. तो प्रियम्बल क्या है, प्रियम्बल देख लेते हैं, उस पर कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, दैट्स इट, दिस चैप्टर इज ओवर, राइट। अ प्रियम्बल इज एन इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट इन अ डॉक्यूमेंट दैट एक्सप्लेन्स द डॉक्यूमेंट्स फिलॉसफी एंड ऑब्जेक्टिव्स, राइट, ठीक है। इन अ कॉन्स्टिट्यूशन इट प्रेजेंट्स द इंटेंशन ऑफ इट्स फ्रेमर्स, राइट। तो ये भी बोल सकते हो कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स जो थे उनका जो इंटेंशन था, राइट, ठीक है ना, वेयर इट इज देयर, सो दैट यू कैन से इन व्हाट, प्रियम्बल, राइट, ठीक है। द ideals behind the preamble of Indian Constitution, ये हमने ऑलरेडी कर रखा है ये पॉइंट, was laid down by जवाहरलाल नेहरू ऑब्जेक्टिव resolution. तो preamble का जो बेसिकली व्हाट था, that is what, the ideals that was laid down by what, objective resolution that was presented by Jawaharlal Nehru in 1947 by the adopted by the Constituent Assembly on January 22, 1947, right. तो preamble is somewhere connected with what, your objective resolution, right, ठीक है। So this is also important, ध्यान रखिएगा, ये सब पढ़ लेना। It contains the philosophy on which the entire constitution has been built, right, ठीक है। अभी हम लोग preamble देखते हैं, right, ठीक है। सर आप पीडीएफ भेज देंगे सर? So this is what the preamble, obviously, हाँ भेजेंगे, so ये PDF I will share, right. So this is what the preamble, right. अब अगर preamble को पढ़ो तो कुछ कुछ चीजें इंपॉर्टेंट है, preamble से क्वेश्चंस क्या क्या बन सकते हैं। पहला तो यही है, अडॉप्ट वाला, ये क्वेश्चन बन सकता है, 26 नवंबर 1949 को कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट हुआ था, राइट, ठीक है ना। दैट इज द फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन क्या बन सकता है कि प्रियम्बल में, ये मैंने लास्ट क्लास में तुम लोगों को बताया था, हाउ मेनी ऑफ यू रिमेंबर, लेट्स सी, कुछ वर्ड्स थे जो ऐड हुए थे, राइट, जो पहले नहीं थे, मतलब जो प्रियम्बल में इनिशियली नहीं थे, 76 में ऐड हुए अगेन बाय 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, राइट। देयर सर्टेन वर्ड्स व्हिच वर एडेड, राइट, दोस वर्ड्स बताओ। सेकुलर वर्ड यूज हुआ था, हाँ, सेकुलर वर्ड ऐड हुआ था, राइट, ठीक है ना। और सेकुलर और सर जस्टिस, सॉवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक तो था, सोशलिस्ट एंड सेकुलर, राइट, एक ही है। और यहां जो आ जाओ तो यूनिटी एंड इंटीग्रिटी, राइट, ठीक है ना। सो ये ध्यान में रखिएगा, this is what the second question that can be asked. These words were added via what? So these were added by 42nd Constitutional Amendment Act 1976.
Sir, can Now you the repeat third the question. words again? ये क्वेश्चन socialist, secular, and unity and integrity. Okay, sir. Integrity, right? Okay, sure. अब देखो नेक्स्ट पॉइंट, इसमें थर्ड क्वेश्चन क्या बन सकता है, मतलब प्रियम्बल से इतने क्वेश्चन बन सकते हैं, राइट? कि ये जो ऑर्डर है वर्ड का, ये उन्होंने स्टेज 2 में ऐसा क्वेश्चन पूछा है कि ये जो ऑर्डर है वो ऑर्डर क्या है, राइट? ठीक है ना, सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, उन्होंने इसको जंबल अप कर दिया था, राइट? ठीक है ना, मतलब ऐसे कर देंगे सोशलिस्ट, सोवरेन, सेकुलर, या फिर बोल देंगे डेमोक्रेटिक, सोशलिस्ट, सेकुलर, सॉवरेन, रिपब्लिक, राइट? ठीक है ना, तो याद रखने का तरीका एक तो कम से कम याद रखो, जो एस वाले हैं वो एकदम साथ आ रहे हैं, ठीक है ना, और ट्रिपल एस एंड देन डी आर, कुछ इस तरह से याद रख सकते हो, S3DR, राइट? यस यस यस, ठीक है ना। और जो वर्ड्स ऐड हुए हैं, ठीक है ना, वो कैसे ऐड हुए हैं, जैसे यूपी में मायावती जी का शासन रहा तो उनको बहन जी कहा जाता था, ठीक है ना, यूपी में, तुम लोग मोस्टली यूपी से ही हो, राइट? तो बहन जी मतलब क्या, सिस, राइट? Sir, will you tell me this again? एस What is SFDR? एस बच्चा यही सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, 3 एस आ गए, डी से डेमोक्रेटिक, आर से रिपब्लिक, दैट इज व्हाट सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, S3DR। मैं ये बोलना चाह रहा हूं कि इसका ऑर्डर भी तुम्हें पता होना चाहिए। ऑर्डर पे उन्होंने क्वेश्चन पूछा है कि उन्होंने बोला है कि अच्छा सेकुलर, सोशलिस्ट, सॉवरेन, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, दैट इज नॉट द ऑर्डर। ये पांचों वर्ड तो है बट ऑर्डर नहीं है, तो तुम्हें ऑर्डर में भी पता होना चाहिए, ठीक है ना। सो फर्स्ट इट सॉवरेन कम्स, देन सोशलिस्ट एंड देन सेकुलर एंड देन डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक। कम से कम ये भी याद रखोगे तो ऑप्शन एलिमिनेट करके भी क्वेश्चन निकल जाएगा, ठीक है ना। नाउ सेकंड में क्या बोल रहा था कि कौन कौन से वर्ड ऐड हुए, राइट? तो सिस याद रखो, ठीक है ना। सिस मतलब आई से तो तुम्हारा क्या हो गया, इंटीग्रिटी, राइट? और एस से तुम्हारा क्या हो गया, सोशलिस्ट, और एक एस से क्या हो गया तुम्हारा, सेकुलर हो गया, ठीक है ना। जस्ट एनीवे दीज वेज यू कैन रिमेंबर, राइट? तो ये सब क्वेश्चंस आ सकते हैं, इतने क्वेश्चंस बन सकते हैं। मैं फिर से रिपीट करता हूं, एडॉप्शन पे क्वेश्चन बन सकता है, कौन से वर्ड ऐड हुए थे वाया दिस 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ड्यूरिंग इमरजेंसी 1976, जो ये 5 वर्ड्स है उनका क्या ऑर्डर है, राइट? सो दीज आर द क्वेश्चंस दैट कैन कम, राइट? ठीक है। बाकी अभी तुम्हें से किसी ने डाउट्स वगैरह पूछा था, कुछ तो लिबर्टी वर्ड पूछा था, तो दीज आर द डेफिनेशंस यू कैन सी। जैसे इक्वालिटी, इसको मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूं, पढ़ लेना, ठीक है ना। इक्वालिटी आर्टिकल 14 यू कैन से, राइट? राइट टू इक्वालिटी, राइट? ठीक है ना, ओके। मतलब 14 से 18 कह सकते हो, राइट? ओके। फ्रेटर्निटी, राइट? ऑल ऑफ अस शुड बिहेव एज इफ वी आर अ मेंबर ऑफ द सेम फैमिली, गॉड नोज वेदर वी, आई मीन, ठीक है ना, फॉलो करते हैं नहीं। एनीवे इट्स नॉट दैट इजी टू फॉलो such kind of principles when we are what 1.3 billion people, and definitely if we are such a huge number of population is there in this country, तो जो इंटरेस्ट होंगे वो तो ओवरलैप करेंगे ही करेंगे, उसमें कोई डाउट नहीं है। एनीवे बट स्टिल तुम्हें पता होना चाहिए इक्वालिटी का मतलब इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी मतलब ठीक है भाईचारा, ठीक है ना, ऑल आर द मेंबर ऑफ सेम फैमिली, लाइक दैट। रिपब्लिक, देखो रिपब्लिक इंपॉर्टेंट है, समझना चाहिए तुम्हें। रिपब्लिक में जो होगा वो हेड ऑफ स्टेट क्या होगा, दैट विल बी व्हाट, इलेक्टेड पर्सन। सो दिस इज इंपॉर्टेंट। Republic is basically what, head of state is your elected person and not a hereditary position. That means what? Let's see. If you talk about UK, is it a republic? बताओ। United Kingdom, head of state is what, queen. Is it that queen is what? Is it elected person or hereditary है उनका जो position है? Hereditary. Hereditary. So it's not a republic. So it's not republic. So UK is not a republic. India is republic. President है, अरे indirectly हो रहा है, ठीक है, indirect हो रहा है उनका election, but election हो रहा है, राइट? ठीक है ना। indirectly भी कोई नहीं आके कर रहा है, वो भी हमारे representative है जो उनको elect कर रहे हैं, राइट? ठीक है ना। So India is a republic, but UK is not a republic. Actually, it is a constitutional monarchy, right? ठीक है ना। So UK is what, constitutional monarchy, right? तो ये तुम्हें ध्यान में होना चाहिए। बस रिपब्लिक का मतलब क्या है, हेड ऑफ स्टेट इज एन इलेक्टेड पर्सन, राइट? तो ये इंपॉर्टेंट है, इस पे क्वेश्चन तुम्हारा बन सकता है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? जस्टिस देख लेना एक बार, सिटीजंस कैन नॉट बी डिस्क्रिमिनेटेड ऑन द ग्राउंड ऑफ कास्ट, क्रीड, रिलीजन, राइट, प्लेस ऑफ बर्थ, लाइक दैट। वो आर्टिकल अगर तुम 14 देखोगे, राइट, ठीक है ना, देयर यू विल फाइंड दैट, राइट? ठीक है, आर्टिकल 15 इन फैक्ट, राइट? लिबर्टी, देयर आर नो अनरीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस ऑन द सिटीजन इन व्हाट दे थिंक। Now this is what you should understand, right? This was the question, if I'm not wrong. Liberty is what, there are no unreasonable restrictions, right?
तो ये जो पार्ट है बेसिकली व्हाट, जैसे राइट टू फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, राइट, आर्टिकल 19 है, तो तुम बोलोगे नहीं नहीं सर मेरा फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है कि मैं आपके घर में रात में 2 बजे उठ के, ठीक है ना, और आपको सुनाऊंगा आज आपने जो पढ़ाया है मुझे, ठीक है ना, तो ये तुम्हारा फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन नहीं है, ठीक है, तो नहीं नहीं सर मुझे करना है ये, ठीक है, सो दैट इज व्हाट, तो उस पर रिस्ट्रिक्शन लगाया जा सकता है, राइट, ठीक है ना, तो दैट इज व्हाट रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन, ठीक है ना। तो एक तो तुम्हारा क्या होता है रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन, एक क्या है रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन, राइट, ठीक है, कि मतलब मैं 2 बजे उठूंगा और चिल्लाऊंगा मोहल्ले में, सबको जगा के कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बताऊंगा, ठीक है ना, जो सो रहा होगा उसको भी उठा के जगाऊंगा, क्योंकि मेरा फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, आर्टिकल 19 मुझे ये राइट देता है। ना ना ना, आर्टिकल 19 तुम्हें बोलता है राइट टू फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन विथ सर्टेन रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन, राइट, तो देयर इज अ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन। हाँ वो रिस्ट्रिक्शन रीजनेबल है, ऑफ कोर्स कोई भी किसी को भी अगर सेन माइंड होगा तो ही विल से कि ही और सी विल से व्हाट इट्स रॉन्ग, राइट, टू वेक अप समवन इन व्हाट अराउंड 2 o'clock और उसको चलो चलो आज तुमको कॉन्स्टिट्यूशन में पढ़ाता हूँ, ठीक है, सो दैट मींस व्हाट कि हियर दे आर टॉकिंग अबाउट अनरीजनेबल रिस्ट्रिक्शन, राइट, ठीक है, तो अनरीजनेबल मतलब जो रीजनेबल नहीं वैसे रिस्ट्रिक्शंस नहीं लगेंगे, दैट इज व्हाट योर लिबर्टी, राइट, ओके। नाउ सॉवरेन, सॉवरेन का मतलब क्या है कि पीपल के हाथ में पावर, राइट, ठीक है ना, एक्सटर्नल डिसीजन हो या इंटरनल डिसीजन हो, वी एज अ पीपल ऑफ दिस कंट्री कैन टेक दैट डिसीजन, राइट। स्टार्ट भी तो यही होता है, देखो वी द पीपल ऑफ इंडिया, और हमने किसको कॉन्स्टिट्यूशन दिया, खुद को दिया, enact and give to ourselves the constitution, right, so that is what sovereign, people have supreme right to make decision on internal as well as external matter, right, हम डायरेक्टली नहीं बना रहे, हमारे रिप्रेजेंटेटिव बना रहे, राइट, नहीं बनाएंगे वैसे तो कुछ भी रूल नहीं बना सकते हैं, पहली बात, जैसे मैंने तुम्हें डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर बताया कि रूल्स ऐसे नहीं बनने चाहिए जो डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर को वायलेट करे, राइट, ठीक है ना, केशवानंद भारती के केस के बारे में तुम लोगों ने सुना होगा 1973, जिसमें डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर दिया गया था, राइट, ठीक है, तो दैट मींस व्हाट, और अगर मान लो इधर उधर ढंग से अगर परफॉर्म नहीं करते हैं तो इलेक्शन आने वाला है, देख लेंगे आप लोगों को, ठीक है, उस तरह से, सो दैट इज व्हाट सुप्रीम पावर इज इन द हैंड ऑफ व्हाट पीपल, राइट, वेदर इट इज व्हाट एक्सटर्नल डिसीजन और व्हाट इंटरनल, राइट, ठीक, चलिए नेक्स्ट सोशलिस्ट, देखो ये सोशलिस्ट प्रियम्बल में है, बट आज की डेट में इंडिया इज इट्स डिबेटेबल, राइट, आई वुड से इंडिया इज नॉट अ सोशलिस्ट कंट्री एटलीस्ट पोस्ट 1991, राइट, क्यों मैं पोस्ट 1991 बोल रहा हूं, 1991 में क्या हो गया ऐसा कुछ सुने हो, एलपीजी, एक तो लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस होता है, राइट, ठीक है ना, प्रोपेन ब्यूटेन, और दूसरा व्हाट वाज एलपीजी, एलपीजी इन केमिस्ट्री इज लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, राइट, और दूसरा क्या जो तुम्हारे घर में भी है, और दूसरा क्या था एलपीजी बताओ, एनीवन, लिबरलाइजेशन और प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, राइट, तो सोशलिस्ट कंट्री का मतलब क्या होता है कि जहां पे बेसिकली व्हाट यू कैन से कि वेल्थ इज जनरेटेड सोशली एंड शुड बी शेयर्ड इक्वली बाय द सोसाइटी। इंडिया में ऐसा नहीं होता, राइट, देयर इज अ ह्यूज इनइक्वालिटी इन दिस कंट्री, राइट, ठीक है ना, इफ यू विल सी हार्डली कुछ hundreds of people, you know, they contain the wealth, 65% of the wealth of this country, right, hardly hundreds में होंगे वो लोग, ठीक है ना, so that means definitely India is not a socialist country anyway। secular की बात मतलब secular का मतलब क्या होता है, देखो secular is what Indian secularism is different from Western secularism, ये चीज तुम्हें ध्यान में रखना है। secular मतलब क्या, citizens have complete freedom to follow any religion but there is no official religion, गवर्नमेंट ट्रीट्स ऑल रिलीजियस बिलीफ्स एंड प्रैक्टिसेस विथ इक्वल रिस्पेक्ट, ठीक है ना, बट इंडियन सेकुलरिज्म मतलब क्या होता है, वेस्टर्न सेकुलरिज्म क्या करता है कि धर्म से अपने आप को, रिलीजन से अपने आप को एकदम से डिस्कनेक्ट कर लेता है, राइट। इंडियन गवर्नमेंट यहाँ का जो सेकुलरिज्म का डेफिनेशन है, और इंडियन सेकुलरिज्म इज व्हाट पॉजिटिव सेकुलरिज्म यू कैन से, राइट। इसलिए अगर तुम हिंदी इसका ट्रांसलेशन पढ़ोगे, अगर तुम प्रियम्बल का हिंदी ट्रांसलेशन पढ़ना, सेकुलरिज्म की हिंदी क्या होती है, धर्म निरपेक्षता, but you will not find that word dharm nirpekshta, no, you will not find, you will find panth nirpekshta, right, so it is what panth nirpeksh, so that's basically reflects that Indian secularism is different than what Western secularism। बस तुम्हें इतना समझना है, citizens have complete freedom to follow any religion, इंडिया कोई ऑफिशियल रिलीजन नहीं है, राइट, ठीक है ना, और ऑल गवर्नमेंट जो है सारे रिलीजियस बिलीफ्स को और प्रैक्टिसेस को इक्वल रिस्पेक्ट के साथ उनको ट्रीट करना चाहिए, राइट, ठीक है। डेमोक्रेटिक ऑलरेडी लास्ट क्लास हम लोग बात कर चुके हैं, चलो आगे बढ़ते हैं, डू दिस क्वेश्चन करो।
Here are some of the guiding values of the constitution and their meaning. Sovereign. Match the following है, करो. A का सभी. बताओ. The 8-2. Sir, A का 2. A का 2. Sovereign मतलब people have the supreme right to make decisions. Yes, yes, yes. Very much correct. B का बताइए. Sir, 3rd. थर्ड सी. Head of the state is elected person. Excellent. Fraternity. 4th. C का बताइए. People should live like brothers and sisters. वही family वाला concept, right? Secular. First. 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 So this. अब इसी में से कोई एक स्टेटमेंट उठा के पूछ लेंगे वो, ठीक है ना. रिपब्लिक पूछ लेंगे, यही ये चार ऑप्शन दे देंगे और वर्ड रिपब्लिक लिखा होगा, राइट. या फिर रिपब्लिक लिखा होगा, सॉवरेन लिखा होगा, फ्रेटर्निटी लिखा होगा या सेकुलर लिखा होगा, राइट. तो इस तरह से कैसे ऑलमोस्ट 4, इसमें से 4 क्वेश्चन तुम बना सकते हो एमसीक्यू बेस्ड, राइट. एक को यहाँ से पकड़ो और ये 4 ऑप्शन पकड़ लो, राइट. ठीक है ना, लाइक दैट, राइट. सो दिस इज व्हाट नाउ कंपोनेंट्स ऑफ प्रीएम्बल, राइट. तो प्रीएम्बल बेसिकली व्हाट क्या है कि प्रीएम्बल डिक्लेयर्स वही कंपोनेंट्स जो अभी हमने डिस्कस किया है, सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, राइट. जस्टिस, लिबर्टी, ऑल दीस वर्ड्स आर देयर, राइट. ठीक है ना. एंड इट वाज अडॉप्टेड, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट. एंड कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन टुक प्लेस ऑन व्हाट 26 ऑफ जनवरी 1950, राइट. ठीक है, चलिए नेक्स्ट. अमेंडमेंट ऑफ द प्रीएम्बल ऑलरेडी हम लोग बात कर चुके हैं. 42nd अमेंडमेंट एक्ट, ठीक है ना. हुआ क्या था देखो. इज प्रीएम्बल अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन और नॉट? बताओ. Is Yes, sir. preamble a part of constitution or not? How many of you say yes? How many of you say no? Yes. जिन्होंने भी आंसर yes कहा, वेरी गुड. बट yes हमेशा नहीं था, ठीक है ना. 1960 में there was a case, Berubari Union case, right? ठीक है ना. Berubari Union case, right? और उसमें ये बोला गया था कि basically what preamble is not a part of constitution, right? तो यहां पे ये बोला गया था preamble is not a part of constitution, बोला गया था, right? But 1973 में basically there is a Keshavananda Bharati case, right? Very famous, you can say, very famous Keshavananda. I think somewhere it is written only, right? यहाँ पे. So this is what Keshavananda Bharati case, right? और कौन से दिन हुआ था जो जजमेंट आया था? That judgment came on April 24. अगर तुम में से कोई क्रिकेट फैन है तो April 24 पता होना चाहिए तुम्हें. April 24 is a very important date for all the cricket fans in India. पता है क्या हुआ था इस दिन? हाँ, अरे सचिन का बर्थडे है April 24, राइट. ठीक है ना. So that is what केशवानंद भारती केस उसी दिन आया था, राइट. Anyway, तो केशवानंद भारती केस में ये चीज बोली गई कि yes, preamble is a part of constitution, right? And preamble को amend भी किया जा सकता है, right? Under Article 368 of Indian Constitution, right? ठीक है ना. As of now एक ही amendment हुआ है, that is what your 42nd Amendment Act, जिसमें word जोड़ा गया socialist and secular, and unity of the nation was changed to what? Unity and integrity of the nation, SIS, right? याद रखो इस तरह से socialist, secular and integrity word को add किया गया था using 42nd Constitutional Amendment Act, right? ठीक है, चलिए कुछ क्वेश्चन से फटाफट जल्दी से कर देते हैं. The preamble of Constitution is based on So first. Objective resolution. First. objective resolution. Objective resolution was given by Jawaharlal Nehru. जवाहरलाल नेहरू. Jawaharlal Nehru, right? Is it possible to amend preamble under the amending power in Article 368? तो ये भी Yes, आर्टिकल sir. याद रखो. Yes. अरे yes अमेंड कर सकते हो. हाँ, ये नहीं अमेंड कर सकते हो क्योंकि सेकुलर की जगह तुमने बोल दिया हिंदू राष्ट्र. मतलब repetitively I am taking this particular example, but you can take other examples also, right? ठीक है ना. So you can take like डेमोक्रेसी रहेगा नहीं, अब मतलब मोनार्की आ जाएगी, राइट. ठीक है ना. और जो अभी प्रेजेंट प्राइम मिनिस्टर है वही रहेंगे या फिर एक सर्टेन पार्टी की गवर्नमेंट रहेगी. यू कैन नॉट डू दैट, ठीक है ना. कॉन्स्टिट्यूशन क्योंकि ये बेसिक स्ट्रक्चर्स के पार्ट है, आप उनको अमेंड नहीं कर सकते हो. लेकिन अमेंडमेंट पॉसिबल है until unless it is not touching the doctrine of basic structure, right? तो अमेंड कर सकते हो. अमेंडमेंट पॉसिबल
until it's not violate the doctrine of basic structure. बेसिक स्ट्रक्चर मतलब क्या, कोई सर्टेन, मतलब एक तरह से कह लो कि कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ बेसिक स्ट्रक्चर्स, राइट, आप उनको चेंज नहीं कर सकते हो, राइट. सो दैट इज व्हाट द मीनिंग ऑफ दिस, राइट. एनीवे, अकॉर्डिंग टू डॉक्टर अंबेडकर, विच आर्टिकल इज द हार्ट एंड सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? कोई बताएगा? Article Sir, 14. Article 14. Article 14, right to equality. Okay. और Sir, Article 17. Article 17, abolition of untouchability. Okay, he was the champion of that, right? There is no doubt, and rightly so, right? But नहीं. अच्छा एक बात बताओ, तुमको मैं राइट दे दूं, राइट? तुमको मैं राइट दे दूं, राइट? तुमको मैं ऐसे राइट दे दूं कि तुम्हारे पास राइट है कि तुम क्वेश्चन पूछो, राइट? ठीक है ना? क्वेश्चन पूछो क्लास में. सपोज एक कॉन्स्टिट्यूशन है, ये हमारा एक कंट्री है जिसमें हम लोग अभी कुछ 29 लोग हैं, राइट? ठीक है ना? और उसमें मैं भी इंक्लूडेड हूँ इनफैक्ट, राइट? ठीक है ना? तो उसमें तुम कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हो. ये मैं तुम्हें राइट दे दिया, लेकिन तुमने क्वेश्चन पूछा और मैंने जवाब ही नहीं दिया. राइट तो तुमको मिला ना क्वेश्चन का, लेकिन मैंने आंसर ही नहीं किया, मैंने बोला नहीं देना मुझे. उस राइट का कितना सेंस रह जाता है मुझे बताओ? इज देयर एनी सेंस ऑफ दैट राइट व्हिच यू गॉट? कोई मतलब नहीं है भाई. तुम पूछते रहो, मैं बोलूंगा ही नहीं, मैं चुपचाप बैठा रहूंगा ऐसे सर पे हाथ रख के, ठीक है ना? तो इसका मतलब क्या है कि Sir, what is right, Article 32? हाँ, तो दैट इज व्हाट राइट कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज का है. वही है कि अगर तुम्हारा आर्टिकल 14, दैट इज व्हाट राइट टू इक्वालिटी, राइट? दिस इज व्हाट राइट टू इक्वालिटी, ठीक है ना? आर्टिकल 14 से 18 देखेंगे अभी. आर्टिकल 17 बेसिकली क्या है कि दैट इज व्हाट abolition of what? Untouchability. Abolition of untouchability. आर्टिकल 21 तो सबको पता होना चाहिए, राइट टू लाइफ, जीने का अधिकार, ठीक है ना? राइट टू लाइफ. एंड आर्टिकल 32 कौन सा राइट है? तो इसीलिए डॉक्टर अंबेडकर ने बोला, एंड ही सेड इट राइटली सो, कि आपके पास राइट्स हो भी जाएं, लेकिन अगर आपका राइट वायलेट होता है तो आपके पास अगर उसके लिए कोई ऑप्शन नहीं अवेलेबल है, so that means these rights are what? Meaningless. So that is what your right to constitutional remedies means, कि अगर आपके कोई fundamental rights violate होते हैं, so you can directly go to what? Supreme Court or High Court. आप High Court भी जा सकते हो directly, you can go to Supreme Court also, right? अगर आपका fundamental right violate होता है, and that power you get from Article 32, right? ठीक है ना? So that is what the fundamental rights are enshrined in Part 3. Already हमने discuss कर रखा है. Part 3 of the Constitution is described as Magna Carta of India. Just remember this term, right? I know it's social studies, it's not chemistry. Chemistry में भी थोड़ा रटता है, right? ठीक है ना? Physics में नहीं है, maths में नहीं. But you have to manage, right? ठीक है. Magna Carta, the Charter of Rights issued by King John of England in 1215. एक बार इसको देख लेना, right? ठीक है. So that is what. बस इतना याद रखो. Part 3 is what? Magna Carta of India, right? ठीक है. And that contains fundamental rights, article 12 to article 35, right? ठीक है. Now these are the rights. तुम्हारे पास 6 fundamental rights हैं. शुरू में 7 fundamental rights थे. एक fundamental right को अभी हटा दिया गया. That is what? Right to property, right? That's not a fundamental right. That's actually basically what? That's a constitutional right. ठीक है ना? Anyway, so these are the right. Right to equality, article 14 to 18. Right to freedom, article 19 to 22. Right against exploitation, article 23, 24. Right to freedom of religion, 25 to 28. Cultural and educational rights, 29 to 30. And this is what right to constitutional remedies. मतलब अगर आपके ये rights violate होते हैं, right? अगर इनका violation होता है, तो article 32 आपको right देता है. You can go directly to what? Okay. So go directly to Supreme Court or High Court, right? ठीक है. That is what your article 32, and that's what its importance, right? So that is what, that's why he said it is the fundamental right is one of the most important part of our constitution, right? ठीक है ना? और उसमें भी article 32 is what the most important. So that's why he said, Dr. Ambedkar, that it is the heart and soul of what? Indian constitution, right? ठीक है. Sure. Originally the constitution also included right to property. मतलब शुरू में 7 fundamental right थे, आज की डेट में 6 हैं, right?
Article 31. However, it was deleted from the list of fundamental rights by 44th Amendment Act 1978, right? And now it's a part of constitutional right. ठीक है ना? तो it's a legal right, मतलब वो constitutional right भी बोल सकते हो. It's a constitutional right. Constitutional right. Constitution के अंदर तो है ही, fundamental right नहीं है, right? Under Article 300A in Part 12 of the Constitution, right? ठीक है, चलो. तो वही लिखा हुआ है यहाँ पे, देखो पढ़ो एक बार. A mere declaration of fundamental rights in the Constitution is meaningless, useless and worthless without providing an effective machinery for their enforcement if and when they are violated. Hence, Article 32 confers the right to remedies for the enforcement of the fundamental rights of an aggrieved citizen, right? ठीक है. That's it. Yes, Imad, tell me. That's it. We are done with this topic, right? We will end the class here. Imad, if you have to say something, you please say. Otherwise, you know. Or So my battery is 9% left. That's what I'm saying. well, we are going to end the class. Don't worry, right? Okay. So, thank you so much for your presence, Thank you, right? sir. Okay. I know it's a bit difficult, right? For 1 hour, 20 minutes to study all these things anyway. And that's it. In the next class, we will move forward, right? But this is very important section. And isko dekh lena. That will cover almost all the questions whichever comes in your exam, right? Okay, we will end the class here. Bye-bye. Okay, sir. Thank you, Thank you, sir. sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Okay, bye. Thank you, sir. Bye, bye. Thank you, sir. Bye, bye.